वेल हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सेल वॉल। ठीक है, इससे पहले कि हम सेल वॉल के बारे में बात करें, हम पहले बात कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या देखा था। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि सेल क्या होता है, कितने तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, हमने ये भी बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने देखा था कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उनके बीच में भी हमने डिफरेंसेस देखे थे। और फिर हमने बात करना चालू किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्पेशली हमने बात की थी एक यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, और उसमें हमने सबसे पहला आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की बात की थी। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था। हमने देखा था कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स का बना हुआ है। एडिशनली उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये भी बात की थी कि इन सेल्स लाइक प्लांट सेल, फंगल सेल या फिर बैक्टीरियल सेल, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक और लेयर होती है, एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग सेल वॉल के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, ग्रेट, लेट्स बिगिन। सो सेल वॉल, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल को हम डिफाइन कैसे करते हैं। हम लोग बोलते हैं सेल वॉल इज रिजिड, porous and non-living outermost protective layer है ना of a cell. Great. Now यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि ये जो सेल वॉल है जो कि रिजिड है, पोरस है एंड नॉन लिविंग है, ये हर एक सेल में नहीं होता है। स्पेशली एनिमल सेल्स में नहीं होता है। एनिमल सेल को छोड़ करके अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो इन तीनों में सेल वॉल मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्ट्स की, तो वहाँ पे कुछ में मिलता है और कुछ मेंबर्स में नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक चीज समझ रहे हैं कि जो सेल वॉल है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, जो एक वेल डेवलप्ड सेल वॉल होता है वो हार्ड होता है। ओके, सेकेंडली हम लोग बोल रहे हैं कि ये पोरस है। अगर हार्ड लेयर है तो आप ये मत समझिए कि ये बिल्कुल ही प्लास्टिक के जैसा लेयर है, नहीं, ये पोरस है। इसमें से मॉलिक्यूल्स जो है वो पार कर सकते हैं। पानी जो है इसके चारों तरफ, मतलब इससे पास कर सकता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, एंड सो इज द गैसेस एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे, लेकिन एयर, वाटर, अदर सॉल्यूट्स ये सब पास कर जाते हैं। साथ में हमने बोला कि ये नॉन लिविंग है। ओके, और ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर ये रिजिड है और आउटर मोस्ट लेयर है तो ये एक और चीज करेगा, क्या? दैट इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना। So we write that it also provides mechanical strength. Okay, अब देखिए, अगर आप किसी वुड को देखते हैं ना, प्लांट से आपको वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है, और ये जो टिम्बर होता है ये ऑब्वियसली डेड होता है, और ये आपका जो टिम्बर है बहुत हार्ड होता है। तो ये डेड प्लांट सेल्स का बना हुआ है, यानी कि मेनली ये क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल इतना हार्ड होता है, इतना रिजिड होता है कि वो आपको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जो कि आपको टिम्बर के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कि जो सेल वॉल होता है इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना। और हम लोग बोलते हैं कि जो सेल वॉल है इट इज फाउंड इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, जैसा कि पहले मैंने बोला, इट इज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स। ओके, इट इज फाउंड इन फंगल सेल्स, यानी कि फंजाई। अब देखो, तो क्या हर एक ये जो प्लांट सेल, बैक्टीरिया और आपके फंगल सेल्स में जो सेल वॉल मिल रहा है, क्या ये सब सेम एक ही तरह का सेल वॉल है? वी से नो,
सब एक जैसे नहीं होते हैं। केमिकली जो है जिन चीज का ये बना हुआ है वो अलग अलग है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन की, जिनका ये सेल वॉल बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है, वो अलग अलग होता है प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में एंड फंगल सेल में। तो देखिए जो प्लांट सेल वॉल है वो बना होता है मेनली सेलुलोज का। याद रखिए मैं बोल रहा हूँ मेनली, ठीक है। इसी चैप्टर में हम आगे, इसी लेक्चर में हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली किस किस चीज का बना हुआ है, लेकिन मेनली बना हुआ है सेलुलोज का। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो मेनली बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेंस का। किसका? पेप्टिडोग्लाइकेंस का। ये क्या होता है ऑब्वियसली क्लास 9th में हम बहुत डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। पेप्टिडो, सी ध्यान रखिए, वर्ड को स्प्लिट करेंगे हम यहाँ पे। पेप्टिडो, पेप्टिडो वर्ड आया है फॉर पेप्टाइड, और पेप्टाइड इज नथिंग बट प्रोटीन, ठीक है। तो पेप्टिडो इज फॉर प्रोटीन एंड ग्लाइकेन। नाउ ग्लाइकेन्स हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ओके। तो सी स्टूडेंट्स, ये जो आपका पेप्टिडोग्लाइकेन्स है एक्चुअली ये एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल है ना। ये एक अलग तरह का मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के मिलाने से बनता है, ठीक है। तो एक प्रोटीन का पार्ट है और एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, दोनों केमिकली लिंक हो जाते हैं, और लिंक होने के बाद ये जो हेटेरोपॉलीमर बनता है उसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? फंगल सेल की। अब फंगल सेल का जो सेल वॉल है वो बना होता है काइटिन का, ठीक है। इसको चिटीन नहीं पढ़ेंगे आप लोग, इसको हम काइटिन पढ़ते हैं, ओके ना। काइटिन क्या होता है? चलिए, सिंस हमने पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में थोड़ा सा बात किया तो काइटिन के बारे में भी बात करते हैं। जो काइटिन है वो एक तरह का मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये भी सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, उसी तरह से काइटिन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है विद सम मॉडिफिकेशन, है ना। यहाँ पे एक एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नाम की चीज लगी होती है, उसके इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन काइटिन भी एक तरह का मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट ही है। तो देखिए, प्लांट सेल, बैक्टीरिया या फंगल सेल, हर एक तरह के सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? सेलुलोज, राइट। और ये जो सेलुलोज है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए जो सेल वॉल बना वो भी क्या हो गया? फाइब्रस, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हम लोग। तो ये याद रखिएगा कि कौन सा सेल वॉल किसका बना होता है, किसका क्या कंपोजिशन है, ओके। अब देखिए, चलिए हम और बात करते हैं इन डिटेल अबाउट द प्लांट सेल वॉल, है ना। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है कि अभी मैंने कहा कि बैक्टीरिया और फंगल सेल वॉल को आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो है टिपिकल प्लांट सेल वॉल, ठीक है। तो हम प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखते हैं। चलिए, जब हम बात करते हैं प्लांट सेल वॉल की तो ऑब्वियसली हम बोलते हैं दे आर सेलुलोजिक। सेलुलोजिक हमने क्यों कहा? सेल्यूलोजिक क्योंकि ये मेनली बने हैं सेलुलोज के, पर है ना, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज मेनली, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि सेलुलोज मेनली, इसका मतलब किसी और भी चीजें हैं इसमें, सिर्फ सेलुलोज नहीं है। एंड व्हाट आर दे? अब देखिए, दे आर कंपोजिशन बात कर लेते हैं हम लोग। दे आर पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड हेमीसेलुलोज, ठीक है। तो मेनली जो है वो आपका, यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो मेनली जो है वो तीन चीजें हैं, पेक्टिन है, सेलुलोज है एंड हेमीसेलुलोज है, जिसका कि ये बना होता है, ओके। वेरी गुड। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि व्हाट आर दीज थिंग्स, है ना, कि पेक्टिन क्या है, सेलुलोज क्या है, हेमीसेलुलोज क्या है। इसमें से चलो सेलुलोज तो आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट की एक चेन है ना। जैसा कि स्टार्च होता है वैसे ही सेलुलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये ग्लूकोज की एक लंबी सी चेन है। वैसे ही जो पेक्टिन है ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, और हेमोसेलुलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? मेनली जो पेक्टिन है और जो हेमीसेलुलोज है ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं,
ठीक है, और जो सेलुलोज है वो पतले लंबे लंबे फाइबर्स के जैसे हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसा समझिए कि सेलुलोज जो है वो लंबे फाइब्रिल्स हैं और पेक्टिन और हेमीसेलुलोज जो है वो सीमेंट की तरह काम कर रहा है, जिस सीमेंट में ये सेलुलोज के फाइबर्स आकर के एक साथ अरेंज हो जाते हैं और सीमेंट जो उनको आपस में जोड़ देता है और जोड़ने की वजह से एक रिजिड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ओके, वेरी वेल। इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो चलिए देखते हैं आगे। वेल, सो दिस इज कंपोजिशन, पेक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज का बना हुआ है सेल वॉल। नॉट ओनली दिस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, द प्लांट सेल वॉल इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल वॉल ऐसे एक ही मोटा सा स्ट्रक्चर बन गया, नहीं, ये लेयर में बना हुआ है, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। सो देयर इज अ मल्टीपल लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक के बाद एक लेयर बनती है और ये सारे लेयर कंबाइन करके हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, चलिए, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो हम देखते हैं कौन कौन से लेयर हैं। तो सबसे पहला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, है ना। जो दूसरा लेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, हावेवर, चलिए एक डिस्क्लेमर और मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो भी फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू लेयर्स, है ना। यूजुअली 3 लेयर्स में होता है, S1, S2 एंड S3, लेकिन उसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एक और लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं टर्शियरी सेल वॉल, लेकिन ये टर्शियरी सेल वॉल हर एक सेल में नहीं पाया जाता है, किसी सेल में पाया जाएगा, किसी सेल में नहीं पाया जाएगा। आगे जब आप टिश्यूज पढ़ेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कि टर्शियरी सेल वॉल किस तरह के प्लांट सेल में देखने को मिलता है और कहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ओके, लेकिन इन मोस्ट ऑफ दी आपके प्लांट सेल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं। ओके, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए, हम लोग अब एक काम करते हैं कि हम एक सेल को ड्रॉ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सेल वॉल कैसा दिखता है। ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए एक सेल। सो दिस इज टिपिकल हेक्सागोनल प्लांट सेल जो कि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर ये एक लिविंग प्लांट सेल है तो इसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके, सो ये वैक्यूल हो गया आपका। इसके अलावा इसमें एक न्यूक्लियस होना चाहिए, ये हो गया न्यूक्लियस आपका। और न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत एक्सटेंसिव आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, ER जिसको हम बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग लेटर इन दिस चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे मैंने 3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया। इसके अलावा यहाँ पे डिक्टियोसोम्स होंगे, या गोल्गी बॉडी का एक सब्स्टिट्यूट है ये, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, और बाकी ये रहा आपका सेल वॉल। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, ये एक टिपिकल सेल है जिसमें सिर्फ हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है, और यही जो सेल है, जो लिविंग सेल होता है, ये खुद ही आपका अपना सेल वॉल सिक्रीट करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि सेल वॉल कौन बनाता है, तो हम बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर लिविंग सेल है वो अपना सेल वॉल खुद बनाता है। ठीक है, अब कैसे बनाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो सेल वॉल है वो डिपॉजिट किया जाता है, यानी कि ये जो सेल है ये खुद ही अंदर में सेल वॉल मटेरियल्स को सिंथेसाइज करता है, और सिंथेसाइज करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर धीरे 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 करके उनको डिपॉजिट करता जाता है, जमा करता जाता है, जो कि आपस में कंडेंस होकर के लेयर्ड स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं। और ये सारे जब लेयर्स मिल जाते हैं तो इनको हम बोल देते हैं सेल वॉल। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, तो अब आप बोलेंगे कि ये सेल वॉल मटेरियल बनता कहाँ है, कौन बनाता है ना, क्या होता है ये आपको मालूम है। ये जो सेल वॉल मटेरियल है ये मेनली पेक्टिन है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, हाइलुरोनिक एसिड है ना, ये सब मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये सब बनाता कौन है, ये बनाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द डिक्टियोसोम्स या गोल्गी बॉडी ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल वॉल मटेरियल का सिंथेसिस कौन करता है सेल में, द आंसर विल बी गोल्गी बॉडी, या मोर प्रिसाइजली डिक्टियोसोम्स ऑफ अ प्लांट सेल।
ठीक है। तो अब ये जो आपका गोल्गी बॉडी है या डिक्टियोसोम्स है, सेल वॉल मटेरियल को बना करके उसको एक वेसिकल में पैक कर देता है। देखिए यहाँ पे छोटे से वेसिकल में पैक कर देता है, हमने भर दिया, और ये वेसिकल जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होता है एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये अपने मटेरियल, अपना जो भी कंटेंट है उसको बाहर डिपॉजिट कर दिया। ऐसे ही दूसरी जगह पे दूसरा वेसिकल आकर के जमा कर दिया। अब इस तरह से क्या हुआ कि देखिए स्लोली हर जगह पे ये वेसिकल्स आएंगे अलग अलग जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और वहां से अपना मटेरियल बाहर की तरफ डिपॉजिट करते जाएंगे। उससे क्या हो गया, बाहर में सेल मेम्ब्रेन के ठीक बाहर ये सारे सेल वॉल मटेरियल्स एक लेयर में डिपॉजिट कर दिए गए, राइट। अब ये जो शुरू में इनिशियली जो पहला लेयर डिपॉजिट किया गया है, इसी लेयर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। सो दिस इज प्राइमरी सेल वॉल का लेयर, और ये लेयर जो है सो बनाया नहीं गया है बल्कि डिपॉजिट किया गया है, करेक्ट। और जब ये डिपॉजिट कर रहे हैं मटेरियल तो ऑब्वियसली देखिए कई बार क्या होगा कि यहाँ पे जो मटेरियल्स डिपॉजिटेड हैं वो यूनिफॉर्मली डिपॉजिट नहीं होंगे, कोई ऐसी भी जगह होगी जहाँ पे कि मटेरियल डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, है ना। और ऐसे जगह को हम पिट्स बोलते हैं, हम बाद में बात करेंगे, है ना, देखेंगे कि पिट्स क्या होते हैं। नॉट ओनली दिस, ये जो आपके मटेरियल्स बाहर डिपॉजिट हो रहे हैं, इन मटेरियल्स में भी बीच में अगर आप माइक्रोस्कोप लगा करके देखोगे तो गैप्स रह जाते हैं, यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, पोरस, है ना, वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जब बन जाएगा तो उसके बाद से सेल क्या करेगा, चलिए इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो सेल है इसको हम कॉपी करते हैं, वेल हाँ जी, और इसको दूसरी जगह पे हम रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं कि ये ठीक वही सेल है जिसका कि मैंने प्राइमरी वॉल अभी हटा दिया है, और क्योंकि जब प्राइमरी वॉल पहले बनता है और इसके बाद जब प्राइमरी वॉल बन जाएगा तो नीचे वाला सेल और मटेरियल डिपॉजिट करेगा जिससे कि सेकेंडरी वॉल बनेगा। तो सेकेंडरी वॉल बाद में बन रहा है, तो ये कहाँ होगा, प्राइमरी वॉल और आपका सेल मेम्ब्रेन के बीच में आएगा, है ना। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको मैजेंटा कलर से, तो ये आपका मैं बनाते जा रहा हूँ, दिस इज द सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सो ये आपका सेकेंडरी वॉल बन गया। तो आपका जो प्राइमरी वॉल होगा वो भी तो होगा इसमें, है ना। प्राइमरी वॉल अभी भी है लेकिन वो कहाँ चला गया है, बाहर की तरफ पुश कर दिया गया है ना, आउटर साइड पे। ये देखिए, ये हो गया आपका प्राइमरी वॉल, ओके ग्रेट। तो प्राइमरी वॉल सबसे बाहर चला गया, सेकेंडरी वॉल उसके अंदर आ गया, ये मैं बनाते जा रहा हूँ। मीनवाइल आप एक बताइए बात कि अगर टर्शियरी वॉल बनेगा किसी सेल में, टर्शियरी सेल वॉल बनेगा तो वो कहाँ होगा, सोचिए। ऑब्वियसली ये आपका सेकेंडरी सेल वॉल के इनर साइड पे होगा, यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होगा, ठीक है। चलिए, तो इस मैजेंटा को हमने बोल दिया सेकेंडरी सेल वॉल, और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है, दिस लेयर इज थिक एंड रिजिड, ठीक है। देखिए मैंने थिक बनाया भी और रिजिड है। जो बाहर वाली लेयर है वो प्राइमरी सेल वॉल है एंड इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर शुरू में आपने बोला था कि सेल वॉल रिजिड होता है, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है। सो यस, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो हमेशा थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है और ये यंग इमेच्योर सेल्स में पाई जाती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो मैच्योर्ड सेल्स में मिलती है एंड इट इज थिक एंड रिजिड। हाउएवर जब हम बात करते हैं ओवरऑल सेल वॉल की तो हम बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं कि ये जो सेल वॉल है वो एक मैच्योर्ड सेल की है और इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज रिजिड। लेकिन अगर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है देन इट विल बी थिन एंड फ्लेक्सिबल ऑलवेज, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, सो ये आपका एक टिपिकल प्लांट सेल है और उसके बाहर ये सेल वॉल है जिसमें कि प्राइमरी वॉल है एंड सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ऐसे दो सेल्स हैं पास में, है ना। तो मैंने ये दो सेल्स ले लिए और ये जो दो सेल्स हैं इनके दोनों के जो सेल वॉल हैं ये आपस में जुड़ने चाहिए, तब तो ये सेल आपस में जुड़ा रहेगा, नहीं तो क्या होगा, इट विल चेंज द शेप, है ना। तो दो सेल हैं अगर आपस में जुड़े नहीं हैं तो अगर उस पर प्रेशर लगेगा तो ये आपस में खिसक जाएंगे, इनका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में जो प्लांट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रिजिड होते हैं,
तो इसके लिए क्या जरूरी है कि ये जो दोनों सेल हैं ये आपस में चिपके रहें और जोर से ज्वाइंट रहें, है ना, इनको जुड़ा होना चाहिए। और ये जोड़ने के लिए एक बीच में लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला, ठीक है। तो ये जो दो आपके प्लांट सेल्स हैं, इन दोनों के सेल वॉल आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं बाय अ सीमेंटिंग लेयर, और इस लेयर को हम बोलते हैं मिडल लैमेला या मिडल लैमेली भी लोग बोलते हैं इसे, ठीक है। सिंस ये जोड़ने का काम कर रहा है दो प्लांट सेल्स को, इसीलिए हम इसको सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं। और ये बना होता है पेक्टीन का, है ना। और पेक्टीन में भी स्पेशली ये बना होता है स्पेशल सॉल्ट ऑफ पेक्टीन कॉल्ड कैल्शियम पेक्टेट, है ना। याद रखिएगा जो मिडिल लेयर है वो किसका बना है, कैल्शियम पेक्टेट का, है ना। इसको मिडिल लेयर या मिडिल लैमेला हम दोनों ही कहते हैं। वेरी गुड। So this is how the two plant cells are connected or joined to each other, ठीक है। याद कीजिए हमने बोला था कि जो सेल वॉल होता है, ठीक है, ये बना है मेनली सेलुलोज का, है ना। और सेलुलोज जो है वो फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम इस फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये जो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये एक क्रिस क्रॉस लाइक पैटर्न में स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। और साथ में क्या होता है यहाँ पे होता है पेक्टीन एंड हाइलुरोनिक एसिड, जो कि यहाँ पे सीमेंट की तरह काम करता है। साथ में होता है हेमीसेलुलोज, है ना। तो ये सेलुलोज फाइबर्स हैं और ये जो फाइबर्स हैं इनको आपस में जोड़े रख रहा है हाइलुरोनिक एसिड, पेक्टीन एंड आपका हेमीसेलुलोज, जो कि मैट्रिक्स की तरह काम करता है, जो कि सीमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वेरी गुड। तो अब देखिए यानी कि जो सेल वॉल है चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, अगर आप उसे देख रहे हो तो वो कैसे बना है, वो बना है बाय नेटवर्क ऑफ सेलुलोज फाइबर्स, है ना, और नेटवर्क ऑफ इंटैंगल्ड सेलुलोज फाइबर्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ पेक्टीन एंड हेमीसेलुलोज। ओके, वेरी गुड। तो इसीलिए ये जो फाइबर्स हैं हर जगह तो नहीं होंगे, इनके बीच में लार्ज गैप्स होते हैं दैट मेक्स द होल सेल वॉल पोरस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि किसी भी प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिपॉजिट नहीं होता है और इसीलिए कई जगह पे आपके गैप्स रह जाते हैं। सी यहाँ पे गैप बना दिया मैंने, एंड सच गैप्स आर कॉल्ड पिट्स। तो जो प्लांट में सेल वॉल होते हैं वो कहीं कहीं पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं, कहीं कहीं पे उनका डिपोजिशन नहीं होता है, ये गैप्स रह जाते हैं। इन्हीं गैप्स को हम क्या बोल रहे हैं, पिट्स। ओके, ग्रेट। चलिए, तो दिस इज हाउ योर सेल वॉल इज फॉर्म्ड। किसका बना है, कैसा दिखता है, ये सब आपने देख लिया, कितने तरह के लेयर्स होते हैं। एक और बात यहाँ पे हम लोग करते चलते हैं। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, ये जो आपके दो प्लांट सेल्स हैं ये आपस में इनके जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्टेड रहते हैं कई बार, ठीक है। और ये जो कनेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, ये जो कनेक्शन है इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। जहाँ पे भी प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन है दो प्लांट सेल्स के बीच में, वहां पे हम देखते हैं कि दोनों के उस पॉइंट पे जहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा बन रहा है वहाँ पे सेल वॉल डिसकंटिन्यूड है और आपके जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो आपस में आकर के इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे पोरस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और इस पोरस स्ट्रक्चर को हमने प्लाज्मोडेस्माटा कहा, जिससे कि दोनों नेबरिंग प्लांट सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। व्हेन वी आर सेइंग कि जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे फ्री फ्लो होता है। ऐसा नहीं है कि इसका साइटोप्लाज्म बह करके उसमें मिल रहा है, उसका साइटोप्लाज्म बह करके इसमें मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ओनली सेलेक्टेड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है एक दूसरे में, ठीक है। बल्क फ्लो नहीं होता है, ओनली सेलेक्टेड मिक्सिंग होती है। ओके, सो दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। वेल, चलिए विद दिस वी विल एंड अप हियर। ये था ऑल अबाउट द प्लांट सेल वॉल, है ना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और तब हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।